नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार यादव फिर से पेश हूँ मेरे YouTube चैनल विकास यादव साइंस क्लासेस पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी टेस्टिस की स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं टेस्टिस की स्ट्रक्चर की डिस्क्रिप्शन के बारे में कि किस प्रकार से उसकी आंतरिक संरचना होती है, फिर कौन से ऑर्गन होते हैं, कौन सी सेल्स होती है, क्या क्या काम करती है। तो बात करते हैं टेस्टिस की। तो अपन पार्ट पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे अपन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन टेस्टिस के स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। तो अपना टॉपिक जो है वो है टेस्टिस, वर्षण के बारे में। अब बात करते हैं वर्षण के बारे में। तो देख, तो सबसे पहले अपन ने पिछली वीडियो में अपन ने संरचना के बारे में बात की थी कि टेस्टिस की संरचना लगभग समथिंग समथिंग क्या होती है, ऐसे इस आकार में होती है। टेस्टिस की संरचना लगभग समथिंग समथिंग इस आकार में होती है। ये हो गया उसकी मसल्स के बारे में। यहाँ से क्या हो गया, एपिडिडाइमिस या अधिवर्षण हो गया, ये अधिवर्षण की संरचना हो गई। और ये जाके उधर गुहा से अटैच हो जाता है। ये जो संरचना थी ये वर्षण की थी। इंटरनल में लोब बने हुए थे कुछ ऐसे कुछ वर्षण की संरचना होती है। तो अपन बात कर रहे थे कि सबसे पहले निर्माण मानव में या शिशु के अंदर वर्षणों का जो निर्माण होता है वो होता है मीजोड्रम द्वारा। किसके द्वारा निर्माण होता है? मीजोड्रम के द्वारा। इसके बाद में बात कर लेते हैं संख्या के बारे में। संख्या जो होती है मनुष्य में वर्षणों की वो होती है एक जोड़ी। कितने वर्षण पाए जाते हैं दोस्तों मनुष्य में? एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं। निर्माण किससे होता है? मीजोड्रम के द्वारा। अच्छा, इसके बाद में बात कर लेते हैं लंबाई के बारे में। लंबाई जो होती है एक वर्षण की वो होती है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। जबकि जो चौड़ाई जो होती है, चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। कितनी होती है दोस्तों? 2 से 3 सेंटीमीटर। इसके बाद में बात करते हैं वजन के बारे में। वजन जो होता है लगभग 12 ग्राम होता है। कितना ग्राम वजन होता है दोस्तों? एक पर्सन के अंदर 12 ग्राम वजन पाया जाता है। तो अपन ने ये बात कर ली जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? संरचना के बारे में। संरचना के अंदर बात करते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में। सबसे पहले वर्षण की बाह्य संरचना होती है और डार्टोस्पेसिस द्वारा निर्मित होती है। तो वर्षण में उपस्थित वर्षण के वर्षण कोश या जिसको स्क्रोटम बोलते हैं में उपस्थित पेशी। कौन सी पेशी पाई जाती है दोस्तों? डार्टोस पेशी होती है। कौन सी मसल्स पाई जाती है? डार्टोस पेशी पाई जाती है। इसके बारे में कई बार एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो डार्टोस पेशी पाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं स्क्रोटम जो होता है, जो जिसमें क्या पाया जाता है? डार्टोस पेशी पाई जाती है। इस डार्टोस पेशी के 2 आवरण होते हैं। तो अपन बोल सकते हैं वर्षण के आवरण, वर्षण के आवरण। वर्षण के जो आवरण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य परत, एक होती है आंतरिक परत। बाह्य परत होती है उसे बोला जाता है ट्यूनिका, वेजाइनलिस। क्या बोलते हैं उसे दोस्तों? ट्यूनिका वेजाइनलिस। जबकि जो आंतरिक परत होती है उसे कहा जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या कहा जाता है उसे? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहा जाता है। तो अपन ने बात कर ली इन संरचना के बारे में कि ये जो संरचना होती है इसकी एक इंटरनल लेयर होती है और एक एक्सटर्नल लेयर होती है। एक्सटर्नल जो लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है? ट्यूनिका वेजाइनलिस कहा जाता है। जबकि इंटरनल जो लेयर होती है, जो इंटरनल लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहा जाता है। यहाँ तक अपन ने बात कर ली। अच्छा, बात करते हैं कुछ विशेष बातें, नोट के अंदर बात कर लेते हैं। ये जो वर्षण होते हैं, ये जो संपूर्ण संरचना है, ये जो मैं आपको ये स्ट्रक्चर पे वापस से राउंड कर देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है
ये होती है आपकी टेस्टिस स्ट्रक्चर। ये टेस्टिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, उदर गुहा से ऐसे लटके हुए रहते हैं। क्या रहते हैं, उदर गुहा से ऐसे लटके हुए रहते हैं। ये जो होती है उसे बोला जाता है वक्षण नाल। क्या बोलते हैं उसे, वक्षण नाल। तो अपन बोल सकते हैं वर्षण उदर गुहा से बाहर लटके होते हैं। किस संरचना के द्वारा, वक्षण नाल के द्वारा। वक्षण नाल द्वारा किस संरचना के द्वारा लटके होते हैं, वक्षण नाल के द्वारा जुड़े होते हैं। अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट बात और कि बच्चा जब 7वें महीने का होता है, जब लेडीज के पेट में बच्चा है और वो उसका लगभग 7वां मंथ चल रहा है, तो उस समय क्या होते हैं 7वें महीने तक तो क्या होते हैं, वर्षण जो होते हैं वो उदर गुहा के अंदर होते हैं, मतलब पेट के अंदर ही होते हैं। जबकि जब बच्चे का 7वें महीने से ज्यादा टाइम पीरियड हो जाता है तो वक्षण नाल के द्वारा क्या होते हैं, उदर गुहा से बाहर लटकना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अपन बात करते हैं मानव में या मानव शिशु में 7वें माह के पश्चात वर्षण उदर गुहा से बाहर लटकते हैं, बाहर आ जाते हैं। 7वें महीने के पश्चात क्या होते हैं, वो पेट से निकल कर क्या होते हैं, उदर गुहा जो होती है उससे निकल कर बाहर लटक जाते हैं वर्षण कोष में। तो ये 7वें महीने के पश्चात होता है। कब होता है दोस्तों, 7वें माह के पश्चात ऐसा होता है। अच्छा कई ऐसे व्यक्ति होते हैं, कई ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, वर्षण 7वें महीने क्या जन्म के पश्चात भी क्या नहीं होते, वर्षण कोष में नहीं आ पाते। वर्षण जो होते हैं उदर गुहा से बाहर नहीं लटकते। ऐसी सिचुएशन में क्या होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उन बच्चों के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है। कुछ बच्चों में जन्म के पश्चात भी वर्षण उदर गुहा से बाहर नहीं निकलते, नहीं आते। ऐसे में शिशु में, या ऐसे शिशु या व्यक्ति बोल सकते हो, ऐसा शिशु या व्यक्ति के अंदर मतलब वयस्क हो जाएगा, व्यक्ति में शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है, उनमें शुक्राणु नहीं बनते हैं। अच्छा कुछ ऐसे शिशु होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, वर्षण ऐसे उदर गुहा से बाहर नहीं आते। तो ऐसे शिशु में एक रोग हो जाता है जिसे क्या कहा जाता है, संबंधित रोग बोल सकते हो आप डायरेक्ट यहाँ पर, संबंधित रोग। संबंधित रोग जो होता है वो होता है क्रिप्टोक्रिडिज्म रोग हो जाता है। मतलब ऐसे बच्चे जिनमें जन्म के पश्चात भी वर्षण गुहा में नहीं, उदर गुहा से बाहर नहीं लटकते या वर्षण कोष में नहीं आते, जिनके अंदर क्या होगा, फिर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाएगा। और ऐसे जो होते हैं व्यक्ति बंधे रह जाते हैं। क्या हो जाते हैं, व्यक्ति बंधे रह जाते हैं। ऐसे वाला जो रोग होता है उसे क्या कहा जाता है, क्रिप्टोक्रिडिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, क्रिप्टोक्रिडिज्म कहा जाता है। फिर इसका उपचार होता है, इस संबंधित रोग का जो उपचार है शल्य क्रिया द्वारा वषणों को काटकर हटा देना। शल्य चिकित्सा के द्वारा क्या करते हैं उन वषणों को, क्योंकि ऐसे स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ऐसे में जो नर जो होते हैं वो स्टेरिल नेचर के होते हैं, मतलब नपुंसक प्रकृति के होते हैं, बंधे हो जाते हैं। तो फिर वो वर्षण किसी काम के लिए होते हैं, तो उनको शल्य क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, कट करके अलग कर देते हैं। ऐसे वाली जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है ऑर्कियोडेक्टोमी।
जिसे क्या कहा जाता है, आर्कियोडेक्टोमी विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे दोस्तों, आर्कियोडेक्टोमी विधि कहा जाता है। तो वृषणों को काटकर हटा दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं वृषण गुहा से बाहर क्यों होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, शरीर शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान की आवश्यकता होती है। मान लीजिए ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए या शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के 37 डिग्री से 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए, मतलब 35 या 34 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तभी क्या होगा, मनुष्य के अंदर शुक्राणु निर्माण होता है। इस वजह से क्या होते हैं, जो वृषण जो होते हैं वो पेट में न रह के पेट से बाहर रहते हैं, मतलब उदर गुहा में न होकर उदर गुहा से बाहर रहते हैं। तो यहाँ पर बोल सकते हैं वृषण कोश में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम करने के लिए वृषण को 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने के लिए उदर गुहा से बाहर लटके होते हैं, जिससे अच्छी तरह क्या हो सके, शुक्राणु का निर्माण हो सके। इस मीन्स अपन ये बोल सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए शुक्राणु निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान, तो शरीर के 37 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या कर सकते हैं अपन, 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या कर सकते हैं अपन, कम करके माना जाता है कि उसमें शुक्राणु का निर्माण अच्छी तरह हो जाता है। तो अच्छा, कुछ जीवों के अंदर क्या होता है, वृषणों को है ना परिपक्व अवस्था में आने से पहले, इस मीन से अपन बोल सकते हैं व्यक्ति को वयस्क अवस्था में आने से पहले अगर कृत्रिम रूप से अगर वृषणों को काट कर हटा दिया जाए, अगर यौनारंभ से पहले अगर क्या कर दे, वृषणों को काट कर हटा दिया जाए, तो उसे कहा जाता है जनननाशन। तो अपन बोल सकते हैं, नेक्स्ट बात है अपनी, यौनारंभ से पहले यौनारंभ से पूर्व कृत्रिम रूप से शल्य क्रिया द्वारा वृषणों को हटाना या हटा देना क्या कहलाता है, जनननाशन कहलाता है। जनननाशन, जननांगों का नाश करना, जनननाशन, या फिर इसे बोला जाता है कास्ट्रेशन। कहा जाता है दोस्तों, से कास्ट्रेशन कहा जाता है। आगे बात करते हैं जनननाशन के बाद में। कुछ ऐसे जीव जो होते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ ऐसे धरती पर जीव पाए जाते हैं जिनके अंदर क्या होता है, वृषण जो होते हैं वो सदैव उदर गुहा के अंदर ही पाए जाते हैं। तो कुछ जीवों में वृषण सदैव उदर गुहा में ही उपस्थित होते हैं। जैसे आपका है डॉल्फिन है, व्हेल है, हाथी है और समुद्री गाय है। समुद्री गाय, इन जीवों के अंदर क्या होता है, कभी भी वृषण जो होते हैं वो उदर गुहा से बाहर नहीं लटकते, मतलब पेट के अंदर ही वृषण पाए जाते हैं। जबकि कुछ ऐसे जीव जो होते हैं धरती पर जिनके अंदर क्या होता है, सेक्स के समय या फिर मैथुन के समय क्या होते हैं, वृषण बाहर आते हैं। जबकि कुछ जीवों में वृषण केवल मैथुन के समय ही वृषण गुहा में या वृषण कोश में आते हैं। एग्जाम्पल है इसका, जैसे खरगोश है, चूहा है, बिल्ली है, इसके बाद है गिलहरी है,
कि एसेक्टर ऐसे जीव हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, सेक्स के समय या मैथुन के समय क्या होंगे, जो टेस्टिस होंगे वो क्या होंगे, स्कोटम में आएंगे, मतलब उधर गुहा से बाहर रहते हैं, जबकि बाकी अन्य समय क्या रहते हैं, वो शरीर अंदरूनी भाग में रहते हैं। तो दोस्तों अपन ने यहाँ तक बात कर ली। अब बात करते हैं हम वर्षण के बारे में। अपन ने बाहर वाली कोशिकाओं के बारे में बात कर ली, सॉरी बाहर वाली परतों के बारे में बात कर ली। अब आंतरिक संरचना के अंदर पाई जाती है कुछ टेस्टिकुलर लोब पाए जाते हैं जिनके बारे में अपन ने पढ़ा था। तो अपन बात करते हैं वर्षण की आंतरिक संरचना। वर्षण की आंतरिक संरचना, वर्षण की आंतरिक संरचना के अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ टेस्टिकुलर लोब पाए जाते हैं जिनकी संख्या होती है 250 से 300। तो बोल सकते हैं आंतरिक संरचना में उपस्थित पालियां या लोबनुमा संरचना, क्या पाई जाती है, लोबनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें कहा जाता है टेस्टिब्यूलर लोब। ये जो टेस्टिकुलर लोब जो होते हैं इनकी संख्या होती है एक वर्षण के अंदर 250 से 300 समथिंग, क्या पाई जाती है, 250 से 300 पाई जाती है। इन टेस्टिकुलर लोब के अंदर, ये जो अपन ने बात की टेस्टिकुलर लोब, इन टेस्टिकुलर लोब के अंदर विशेष प्रकार की यहाँ पर संरचनाएं पाई जाती है, यहाँ पर विशेष प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है जिन्हें बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूबल्स बोलते हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूबल्स जो होती है वर्षणों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। तो यहाँ नोट में बात करने वाला है वर्षणों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयां जो होती है, मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां जो होती है वो होती है सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती है, सेमनीफेरस नलिकाएं होती है। इनकी जो संख्या होती हैं वो होती है 1 से 3 होती है। एक टेस्टिकुलर लोब के अंदर कितनी होती है इनकी संख्या, 1 से 3 होती है। जबकि कुल वर्षण के अंदर बात करें तो अपन बोल सकते हैं कुल संख्या, एक वर्षण के अंदर कुल संख्या जो होती है वो होती है इनकी अपन बोल सकते हैं 600 से 750 प्रति वर्षण। इनकी संख्या जो होती है क्या कितनी होती है, 600 से 750 प्रति वर्षण एक वर्षण के अंदर संख्या पाई जाती है सेमनीफेरस ट्यूबल्स की। अच्छा, आपने बात की थी सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर क्या पाई जाती है, 2 प्रकार की परतें पाई जाती है या 2 प्रकार के आवरण होते हैं, एक बाह्य आवरण और एक आंतरिक आवरण। तो अपन बोल सकते हैं सेमनीफेरस नलिका के आवरण। इसके 2 प्रकार के आवरण होते हैं, एक होता है बाह्य आवरण और एक होता है आंतरिक आवरण। बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण। बाह्य आवरण जो होता है उसे कहा जाता है ट्यूनिका प्रोपरिया। क्या कहा जाता है उसे, ट्यूनिका प्रोपरिया। जबकि दूसरा जो आवरण होता है, आंतरिक आवरण जो होता है उसे बोला जाता है जर्मिनल एपिथेलियम। जन्नी उपकला भी बोला जाता है जर्मिनल एपिथेलियम। और ऊपर वाला आवरण, बाहर वाला आवरण क्या कहलाता है, ट्यूनिका प्रोपरिया। अच्छा, बात करते हैं जर्मिनल एपिथेलियम जो होता है उसमें 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। ये जो होता है आंतरिक लेयर जो होती है वो 2 प्रकार के सेल्स से निर्मित होती है, जिस लेयर का नाम होता है जर्मिनल एपिथेलियम। इस सेल्स के अंदर 2 प्रकार के जो सेल्स होती है उनको मैं यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूँ। जर्मिनल एपिथेलियम का निर्माण, जर्मिनल एपिथेलियम का निर्माण 2 प्रकार की सेल्स द्वारा होता है। कितने प्रकार की सेल्स द्वारा होता है, 2 प्रकार की सेल्स द्वारा होता है। एक जो सेल होती है वो होती है आपकी, अपन बोल सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया, या
शुक्रजन कोशिका। दूसरी जो होती है वो होती है अपन बोल सकते हैं सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली सेल्स होती है, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो दोस्तों अभी तक अपन ने बात की सेमनीफेरस ट्यूबल्स जो होती है उनके अंदर दो प्रकार की लेयर पाई जाती है, जर्मिनल एपिथेलियम और बाहर वाली जो ट्यूनिका प्रोपरिया। जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है दो प्रकार की सेल्स से कंसिस्ट होती है। पहली सेल्स होती है आपकी, अपन ने बात की थी उसके बारे में, स्पर्मेटोगोनिया, या फिर इसे बोल सकते हैं, अपन इसे बोलते हैं शुक्रजन कोशिका या नर जनन सेल, नर जनन कोशिका भी बोला जाता है इसे। अब बात करते हैं इसके बारे में। ये क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा क्या करती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है। क्या करती है दोस्तों, शुक्राणुओं का निर्माण करती है। इसमें ये बोल सकते हैं आपकी स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो क्या करती है, मेयोसिस सेल डिवीजन के द्वारा क्या करती है, किसका फॉर्मेशन करती है, स्पर्म फॉर्मेशन का काम करती है। इसके अलावा दूसरी अगर सेल्स अगर बात की जाए तो दूसरी कोशिकाएं जो थी वो थी सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स इन्हें सपोर्टिंग सेल्स भी बोला जाता है। या इन्हें आलंबन कोशिकाएं भी कहा जाता है। इनका तृतीयक नाम क्या है, आलंबन कोशिकाएं भी कहा जाता है। सपोर्टिंग सेल्स या सर्टोली सेल्स। बात करते हैं इनके खोजकर्ता के बारे में। खोजकर्ता जो थे वो खोजकर्ता है इसके एनरिको सर्टोली, एनरिको सर्टोली, एनरिको सर्टोली नाम का एक वैज्ञानिक था। दोस्तों याद रखने के लिए आप ऐसे शब्दों को रखें याद। एन मतलब एक होता है, जैसे अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं एन मतलब एक, तो एन मतलब एक, रिको मतलब इंडस्ट्रियल एरिया, तो एनरिको सर्टोली, सर्टोली से नाम आ जाएगा याद। तो एनरिको सर्टोली ने खोज की थी। अच्छा बात करें इनके कार्य के बारे में। कार्य क्या करती है, शुक्राणुओं को संग्रहित व भोजन प्रदान करना, शुक्राणुओं को संग्रहित करना तथा साथ में क्या करना, भोजन प्रदान करना तथा सुरक्षा देने का काम भी करती है। जैसे मान लीजिए अपन बात करें सर्टोली सेल्स जो होती है, ये सर्टोली सेल्स आ गई। जैसे जैसे स्पर्म बनेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म आगे क्या होंगे, इससे चिपक जाएंगे। स्पर्म क्या होंगे, सारे इससे आगे चिपक जाएंगे। और ये स्पर्म क्या करेंगे, यहाँ कुछ समय के लिए जब तक अपन सेक्स नहीं करेंगे यहाँ तक यहाँ पर स्टोर रहेंगे। दूसरा यहाँ क्या रहेंगे, सेफ भी रहेंगे। और तीसरा यहाँ से ये क्या करते रहेंगे, न्यूट्रिशन देते रहेंगे सर्टोली सेल्स इनको। तो सारे के सारे स्पर्म जो होते हैं वो न्यूट्रिशन लेके क्या करते रहेंगे, अपने आप को लाइव कंडीशन के अंदर रखेंगे। अच्छा शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो 72 घंटे के अंदर होता है। कितने घंटे अंदर होता है, 72 घंटे के अंदर। तो नोट में लिख देता हूँ, शुक्राणु का निर्माण या शुक्राणु निर्माण में लगा समय, शुक्राणु निर्माण में लगा समय जो होता है उसको होता है 72 घंटे। कितना समय लगता है, 72 घंटे। यहां तक बात कर ली। अच्छा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और आती है, केवल जो सर्टोली कोशिकाएं जो होती है, केवल सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं, तो सर्टोली सेल्स केवल नर स्तनियों में ही पाई जाती है, नर स्तनियों में ही उपस्थित होती है। मेल मैमल्स जो होते हैं, केवल मेल मैमल्स के अंदर क्या पाई जाती है, सर्टोली सेल्स पाई जाती है। अदर किसी एनिमल्स के अंदर या अदर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्टोली सेल्स एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती। अच्छा बात करते हैं इसके बाद में, अपन ने यहाँ तक बात कर ली टेस्टिकुलर लोब सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बारे में। अब बात करते हैं ये जो संरचना होती है,
ये जो संरचना होती है जिसमें अपन ने बात की थी, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है यहाँ पर ऐसे, तो इन संरचना की बात करते हैं। तो ये कोशिकाएं जो होती है इन्हें कहा जाता है अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं। तो यहाँ से अंतराली या फिर लीडिंग सेल्स, अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं। ये जो अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं जो होती है ये क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। तो इसका कार्य हो गया टेस्टोस्टेरोन, ये एक प्रकार का वसीय हार्मोन है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या फिर एंड्रोजन हार्मोन, या जिसे नर एंड्रोजन हार्मोन भी बोला जाता है, टेस्टोस्टेरोन या फिर नर एंड्रोजन हार्मोन का स्त्रावण करना क्या करती है, नर एंड्रोजन हार्मोन का स्त्रावण करता है। अच्छा, बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये क्या काम करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। क्या करता है, द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। तो इस बार एक बार इसको वापस रिपीट कर लेते हैं कि जो दो प्रकार सेल्स होती है जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर, वो होती है स्पर्मेटोगोनिया और दूसरी होती है सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को बोलते हैं शुक्रजनन कोशिकाएं या फिर नरजरम सेल्स या नरजनन सेल्स भी बोल सकते हैं इसको। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बनते हैं जिनमें नर युग्मक जो होता है वो क्या होता है, शुक्राणु होता है। तो शुक्राणु का निर्माण का कार्य होता है। अच्छा, बात करते हैं सर्टोली सेल्स, इन्हें सपोर्टिंग सेल्स भी बोला जाता है या फिर आलंबन कोशिकाएं भी बोला जाता है। खोज करने वाला इनका वैज्ञानिक तो जो था वो था एनरिको सर्टोली। क्या नाम था खोज करने वाला का, एनरिको सर्टोली। कार्य क्या होता है, ये शुक्राणु का संग्रहण करती है, शुक्राणु को सुरक्षा प्रदान करती है, शुक्राणु को भोजन प्रदान करती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात आती है शुक्राणु निर्माण में कितना समय लगता है। एक मनुष्य के अंदर शुक्राणु निर्माण में लगा समय जो होता है वो होता है 72 आवर्स, 72 घंटे लगते हैं। सर्टोली जो सेल्स होती है वो केवल और केवल किसमें पाई जाती है, नर स्तनी में ही पाई जाती है। इसके बाद में बात करें कि शुक्राणु के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं और पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है अंतरालीय लीडिंग सेल्स। अंतरालीय लीडिंग सेल्स जो होती है वो क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का या एंड्रोजन हार्मोन का क्या करती है, स्रावन करवाती, सिक्रेशन करती है। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये मेल के अंदर क्या करता है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होते हैं उनको क्या करता है, डिनोट करने का काम करता है। तो यहाँ तक अपन ने वर्ण की संरचना के बारे में पढ़ लिया। इसका मतलब अपन ने नरजनन तंत्र के अंदर मुख्य जो अंग था उसके बारे में बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे सहायक अंगों के बारे में। जैसे अपन ने बात की थी सहायक अंग जो होते हैं, अधिवर्षण है आपका, शुक्रवाहिनी है, शुक्राशय है, पेनिस है, इन सभी अंगों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।